हमारा पहला एपिसोड है एनसीईआरटी के अलावा, और ये जो एपिसोड हम बना रहे हैं ये टॉक शो होगा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो कैसे जो उनके गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो हमारे जो पहला एपिसोड है उसके जो मेहमान हैं फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर उमेश जी बनाकर सर, जिन्होंने फार्मास्यूटिकल साइंस में बेहतरीन काम करा है और जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस उनको मल्टीपल टाइम पुरस्कृत कर चुकी है। और सर की जर्नी इंडिया से स्टार्ट हुई और इंडिया से जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद सर यूएसए गए, वहाँ पे पीएचडी करी, फिर वहाँ पे उन्होंने टीचिंग में काम करा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, डायरेक्टर रिसर्च, चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और विभिन्न पदों पर काम किया। और हाल ही में कुछ साल पहले सर ने गोवा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी GCIP एक एनजीओ का फॉर्मेशन करा, सो दैट कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे जो भारत सरकार का जो मिशन है विकसित भारत 2047 उसको अचीव किया जा सके। तो इस कड़ी में हम सर का एक ब्रीफ इंटरव्यू लेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी जो ये यात्रा है वो कैसे रही और उनके क्या मिशन है। तो नमस्कार सर, कुछ क्वेश्चन हैं। पहला व्यक्तिगत यात्रा है, आपने विज्ञान और शिक्षण के क्षेत्र में कैरियर बनाने का निर्णय कब और कैसे लिया? क्या कोई विशेष घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया? हिंदी इतनी आपको जैसे इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई ट्राई दोनों इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे। इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी लिमिटेड हो गई है, बट आई विल बी दोनों भाषा में बात करेंगे। एक ऐसे मैं कंसिस्टेंटली स्कूलिंग और कॉलेज में था, मेरा इंक्लिनेशन और मुझे हेल्थ केयर में स्पेशलाइजेशन करने की इच्छा थी। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ हेल्थ केयर में तो बहुत स्पेशलाइजेशन करते हैं, PhD करो या DSc, लेकिन उसमें एक जो स्पेशल रिक्वायरमेंट जो मैं देख रहा था कि जिनको ये स्पेशलाइजेशन से एजुकेशन में काम है एक, और दूसरा ये एजुकेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज में चाहिए उसमें बहुत कम लोग हैं। तो ये चीज़ में मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए थी, विच मीन्स ये इंटरनेशनल सर्विस थ्रू एजुकेशन इन हेल्थ केयर। वो स्पेशलाइजेशन वो कंसिस्टेंटली मुझे जब मैं कॉलेज में था, बिफोर एंटरिंग हेल्थ केयर, तभी से लग रहा था कि कॉलेजेस में सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत कम हो जाता है के बारे में बोल रहे हैं। नंबर 2 इज अगर वो एजुकेशन में आए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में, तो उसको बहुत फायदा। दैट वाज माय बेसिस फॉर गेटिंग इनटू स्पेशलाइजिंग हेल्थ केयर। घटना ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन वो कॉन्स्टेंट दिमाग में चल रहा था कि भाई ये अगर इंडिया में तभी वो जब हम कॉलेज में थे तो काफ़ी 30-40 बरस पहले, तो वो बात अलग थी, अब ज़्यादा बनती नहीं है, तो लेकिन अलग है, तो उस हिसाब से वो चलिए। थैंक यू सो मच सर। आपके कैरियर में अब तक सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे पार किया? सबसे बड़ी चुनौती तो अगर देखा जाए तो ये किसी को समझाना कि मेरी यूनिक एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे करियर में। ये जनरली कोई भी करियर में चल पड़ता है दुनिया में, इवन इंडिया में भी, तो
स्टैंडर्ड ट्रैक पे चल रहा है कि भाई बेसिक डिग्री लो, फिर कुछ ग्रेजुएट लो, फिर जॉब करो, फिर शादी फैमिली तरक्की करेगा। लेकिन ये जो मेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी वो तो पर्सनल लाइफ में तो होता ही है, ये स्पेशल रिक्वायरमेंट समझाना वो मुझे बहुत चुनौती कंसिस्टेंटली रही यहाँ भी और यूएस में भी। क्योंकि एक इंसिडेंट बोलता हूँ, यूएस में क्या होता है जॉब लेने के बाद, पर्टिकुलरली एकेडमिक जॉब लेने के बाद, जो मेरा पहला जॉब था, तो उसमें गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का डिस्कशन होता है आपके डिपार्टमेंट हेड से। उससे फिर गोल सेट किया जाता है कि नेक्स्ट 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और 5 वर्ष में जब आप प्रमोशन के लिए रेडी होंगे तो कैसा चलेगा। तो उसके लिए जो कॉलेज के रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट है, तो यही। लेकिन उनको समझाना कि भाई ये तो मैं करूँगा ही, लेकिन मुझे इंटरनेशनल सर्विस करनी है, जबकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट था। तो वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चुनौती थी। तो वो एक अच्छा है कि उस टाइम में मुझे मेरा जो डिपार्टमेंट हेड शी वॉज लेडी, तो शी वॉज रिसेप्टिव, सुन लिया कि ऐसा नहीं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये एकेडमिक्स है, यूनिवर्सिटी का नेशनल सर्विस का हमारा एम्फेसिस नहीं यूनिवर्सिटी की, ऐसा नहीं। तो उन्होंने सुन लिया था। तो उन्होंने कहा कि ओपनली कहा कि भाई मुझे हमें पता नहीं एग्जैक्टली कैसे करना है, पर आपको अगर वो हम फ्रीडम दे देंगे, लेकिन नॉर्मल ट्रैक का भी पैरेलली करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ साल हो। तो उससे मेरा जर्नी चालू हुआ। एंड देन 3 बरस के बाद मुझे जब पहली यूनाइटेड नेशंस के असाइनमेंट मिल गई टीचिंग के थ्रू टीचिंग हाउ टू डू इंटरनेशनल सर्विस, तभी उन्होंने मान भी लिया जो जनरली अनयूजुअल है। तो डिपार्टमेंट ने डीन ने भी हम मान लिया कि भाई हाँ ये अभी हमको ना पता चला है कि ये नया ट्रैक भी हो सकता है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब चीज़ें कठिन होती हैं तो आपको प्रेरित रहने की शक्ति कहाँ से मिलती है? सबकी लाइफ में होता है, एक टाइम आता है जब कुछ समझ में नहीं आता, सारे रास्ते बंद दिखते हैं, तब आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? बेस्ट मोटिवेशन इज कि आप पीछे देखो कि आपने क्या किया है, ऐसा नहीं देखो कि आपने क्या कर नहीं सका, कर नहीं सकिया, वो नहीं देखो। क्योंकि मैं अभी भी सबको बोलता हूँ कि जब कोई चीज़ नहीं होती है या फेल होती है तब हम 1000 क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्यों फेल होती है, लेकिन कोई चीज़ जब सक्सेसफुल होती है तब हम कभी क्वेश्चन नहीं पूछते ये क्यों सक्सेसफुल है। तो वही अप्लाई करो कि अगर दिख रहा है कि भाई ये बात में नहीं हो रहा है या मुझे टाइम लग रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो पीछे देखो कि भाई जब सक्सेसफुल हुआ तो किस हिसाब से क्यों हुआ सक्सेसफुल, उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। एंड देन ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी चेंज हो जाएगा कि वो हाँ ये भी ट्राई कर सकते हैं। देन समटाइम्स आई हैव गॉट न्यू डायरेक्शन, जैसे कि ये अभी IPR का जो है उसमें डायरेक्शन मिला। इवन यूएस में रहे कि भी जो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो काफ़ी एडवांस्ड है, तो उसमें जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि एक कंपनी आई जिनको लीगल प्रॉब्लम हो रही थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, तो उनको मैंने सॉल्व किया थ्रू टेक्निकल एंड उनको भी ट्रेन भी किया। तो ये तो इंटरनेशनल भी हो गया, टीचिंग भी हो गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। एंड देन दैट गिव मी कि ओ ये तो बहुत अच्छा चीज़ है जो सभी डेवलपिंग कंट्रीज को भी चाहिए और यूएस में भी चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा चाहिए। दैट्स हाउ यू ओवरकम योर एडवर्सिटी को, या अगर लगा कि भाई हताश हो गए अभी नहीं दिख रहा पीछे देखो काफ़ी आपकी सक्सेस पे ध्यान दें। जैसे आपने बहुत सही कहा कि जो सफलताएं हैं बस उस पर ध्यान रखें और जो भी चीज़ें नहीं हो पाए उस पर ज़्यादा ध्यान ना करें। मैं
क्वेश्चन है, क्या आपके बचपन या प्रारंभिक शिक्षा ने आपकी आकांक्षा को आकार दिया? तो आपको कैसा लगता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जो आपके गोल्स है उसको अचीव करने के लिए? उसमें थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इंडिया में जब गो इनटू एलिमेंट्री एजुकेशन या हाई स्कूल एजुकेशन को, मतलब कॉलेज एजुकेशन को, जब मैं अप टू प्रोफेशनल एजुकेशन ही मैं बोल सकता हूँ, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत है कि भाई ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, आपको पता नहीं चाहिए, पता नहीं पता होना चाहिए, पता नहीं चाहिए। और आज का ज़माना ऐसा है कि इतना फैक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सभी इतना क्रैम किया जाता है, एकदम ओवरफुल हो गया है। उसमें एक मेजर डिफिकल्टी आ गई है कि कोई बात नहीं करता है या बहुत कम बात होती है, तो वही फैक्ट को अप्लाई कैसे करें। और एप्लीकेशन to me is more important than knowing the factual. Factual मिलना चाहिए, वो फाउंडेशन है। और अगर अच्छा घर हम नहीं बना सकते unless your foundation is good, बट बेहतरीन घर बनाने के लिए आपको फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग चाहिए और एप्लीकेशन करने का भी एबिलिटी चाहिए। वो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में कॉन्स्टेंटली रहा है, क्वेश्चन पूछते गए ऐसे जैसे नहीं हुआ कि मुझे कर दिया गया, तो जवाब उसकी कोई किसी ने नहीं दिया, सिर्फ बोला गया कि भाई उसके अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं करो क्योंकि आपको मार्क लाएंगे। तो उसमें हमेशा वो फ्रस्ट्रेशन था कि भाई ये चीज़ पता तो चली अच्छा है, पर मैं अगर क्वेश्चन पूछूँ तो हमें इसका एप्लीकेशन करने में अगर कुछ इंफॉर्मेशन वुड हैव बीन बेटर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मुझे भी याद है बचपन के दिन कि कई बार कुछ क्वेश्चन थे जो जिज्ञासा बचते कोई मतलब नहीं था कि मैं किसी को अनाय करना चाहता हूँ, नुकसान करना चाहता हूँ, पर उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। यहाँ तक हुआ कि कई बार बोलते थे कि क्लास से बाहर चले जाओ। तो एप्लीकेशन तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन पार्ट पूछेंगे तो ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो सिखाई नहीं गई। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज की जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन बताओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो भी आपने अचीवमेंट मिले हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट आपको कौन सा लगा, जिसका आप प्राइड कर सकें कि? दो चीज़ें, कोई भी अचीवमेंट के लिए एटलीस्ट दो पहलू होते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम जो अचीवमेंट होती है, and second is the significance. टाइम के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट से निकल जाता है। ये आज कॉन्टेक्स्ट भी है और सिग्निफिकेंस भी है, तब आपको अवार्ड मिलता है अचीवमेंट। और बाद में वही चीज़ सिर्फ अचीवमेंट रह जाती है एंड कॉन्टेक्स्ट निकल जाता है, बिकॉज टाइम निकल जाता है। तो अगर वो दोनों कंबाइन करो तो एक तरह से जिसका आएगी, अगर वो सेकंड कवर करो तो लॉन्ग लास्टिंग अचीवमेंट मिलेंगे। तो जब मुझे पहली बार एंटायर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी विच इज अबाउट क्रिकेट यूनिवर्सिटी राजस्थान में, मैं सिर्फ 3 बरस वहाँ काम चालू करके फ्रेश फैकल्टी और 1100 स्टूडेंट्स थे। तो एनुअल फंक्शन होता है जहाँ तो ऑल स्टूडेंट्स अवॉर्ड दी मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेसर। तो मुझे तभी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जाएगा तो तभी मिला मुझे, जो इवन वहाँ भी वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ने भी ये किया, रिकग्नाइज किया कि इतने शॉर्ट 3 बरस में किसी ने इतना एंटायर स्कूल वाइड कॉलेज वाइड यूनिवर्सिटी पे इम्पैक्ट किया। और उसके बाद फिर ठीक है ओके फाइन हो गया ना, दोनों मिला के जो लॉन्ग लास्टिंग एंड सिग्निफिकेंस है
रिलेशंस का जो मुझे 5 या 6 अभी मैंने असाइनमेंट किए, तो जो पहला 2 मुझे सर्विस टू कंट्री अवार्ड मिले, तो वो अभी यूएस में वो प्रोग्राम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विच इज यूएस सिर्फ बरस में 10 चुके हैं। तो वो फर्स्ट टाइम जो मिला, सेकेंड टाइम तीसरे असाइनमेंट में मिला था, पर तो फर्स्ट टाइम जब मिला तो उसमें वो बिल क्लिंटन तो दैट वाज अभी भी सिग्निफिकेंट है, और अभी भी था, कॉन्टेक्स्ट भी था, तो दैट इज समथिंग दैट आई विल चेंज। एंड लॉन्ग लास्टिंग जो है, जो मुझे मेरा टीचिंग के साइड में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा टीचिंग करना, अगर आप कोई नए फैकल्टी आप हायर करोगे तो अगर आप पूछोगे कि भाई आपका टीचिंग में क्या गोल है, तो नॉर्मली कहा जाता है कि भाई मुझे प्रोफेसर बनना है, जो करना है रिसर्च और थीसिस करनी है, मुझे वो टॉप रिसर्चर टॉप 2% में मुझे स्पीक आना चाहिए। लेकिन मेरा एम्बिशन तो वो नहीं था, ऑब्जेक्टिव वाज कि फुलब्राइट में टीचिंग के लिए अवार्ड है, वो उसमें अवार्ड देते नहीं है, प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट, तो वो ग्रांट्स अलग है, तो देयर आर स्पेशल अवार्ड जो सिर्फ नॉमिनेशन है, जो आपको पता नहीं है कौन नॉमिनेट कर रहा है। तो फ्रॉम डे 1 इन टीचिंग मुझे ये एम्बिशन थी कि ऑब्जेक्टिव सॉरी कि फुलब्राइट नॉमिनेशन मिलना चाहिए, और वो मुझे 95 में मिला, 96 में मिला, 95 फॉर सम रीजन आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर व्हाटएवर रीजन, 96 में फिर नॉमिनेट हुआ, देन आई एक्सेप्टेड दैट, सो दैट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन टीचिंग दैट एनीबडी कैन गिव, तो फॉर टीचिंग नॉट ऑन दिस जो प्रोग्राम है, बट contributed to the field of teaching, जो हमने फर्स्ट टाइम एवर अभी आई डोंट थिंक एनीबडी हैज गॉट इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, आई एम द ओनली वन हु हैज गॉट फुलब्राइट नॉमिनेशन फॉर फुलब्राइट अवार्ड इन टीचिंग, एंड हमारा कंट्रीब्यूशन क्या था, फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग इन फार्मेसी, 4 लेवल्स है कि कोई भी स्टूडेंट आता है तो अल्टीमेटली फ्रॉम जस्ट गेनिंग नॉलेज फ्रॉम अ टीचर, अल्टीमेटली द स्टूडेंट हैज टू बी elevated to the level where the student becomes self-learner, that is the 4th level of taxonomy। तो हमने फर्स्ट टाइम इसके लिए आई थिंक नॉमिनेशन, ये हमारे लिए भी बड़े सम्मान की बात है कि भारत से जाके और यूएस में ये बड़े पुरस्कार मिलना, फुलब्राइट बहुत बड़ा नाम है, सभी की इच्छा रहती है, मैं समझ सकता हूँ, हमारी भी इच्छा है, आई नो कि कब होगा, पर इच्छा तो है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि छात्रों को शिक्षण और विज्ञान में कैरियर के लिए प्रेरित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस ऑप्ट नहीं कर रहे हैं? वो तो आपने पहले बोल दिया, तो मैं बोलने वाला था, बिकॉज वेरी इनसिग्निफिकेंट परसेंटेज जो 12वीं पास होते हैं वो साइंस का, वो दूसरी इम्पोर्टेंट चुनौती क्या है कि ये जो मीडिया है, जो ऑनलाइन नॉलेज जो मिलता है ऐसा, या गैर समझ हो रहा है स्टूडेंट्स में कि भाई ऑनलाइन तो हमको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, तो क्लास में बैठने की क्या जरूरत है, तो वो चुनौती इतनी बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड कि स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है हमको, टीचर को, कि भाई ये चीज़ आपको मिलेगी ऑनलाइन, पर उसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, और एप्लीकेशन की ज़रूरत है, एंड वो हम बढ़ाने वाले हैं, तो वो चुनौती तो बहुत है, और
प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, प्लस अभी चैट जीपीटी, एआई और सब प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उसमें वो स्टूडेंट दबे जा रहा है, टीचिंग तो इज गेटिंग लॉस्ट, particularly application part of teaching is getting lost. इसलिए उसमें पॉजिटिव देखना चाहे तो those who will be specializing in application, वो उनकी बहुत जरूरत होने वाली है. So that can become a career in itself. Positive aspect. But negative aspect is generations over generations हमको वो चैलेंज है कि ये तो सब ऑनलाइन है, ये तो सब ऑनलाइन है, एंड उसमें आई ब्लेम फैकल्टी ऑल्सो लिटिल बिट, क्योंकि आजकल फैकल्टी क्या करते हैं कि पीपीटी बनाते हैं क्लास का और पीपीटी व्हाट्सएप पे सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो अगर स्टूडेंट ही होते हैं तो बोलेंगे यार वो क्या पीपीटी तो नहीं दे रहा है तो मैं क्लास में क्यों जाऊँ. और ये नहीं पता चलता है कि पीपीटी में सब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जो डिस्कशन होता है पीपीटी पे वो इम्पोर्टेंट है, और वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट जाने तक इन्फॉर्मेशन टू रीच द स्टूडेंट उसमें दिक्कत है. अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी फोकस करते हैं इसी पे कि पीपीटी शेयर करो, उनको भी इसका आइडिया है कि वो तो एक क्रक्स है. तो उसमें एक मॉडिफिकेशन मैंने किया था, जैसे भाई पीपीटी शेयर करेंगे आप टू काउंट्स. नंबर वन, एक ये पीपीटी प्रेजेंटेशन के बाद पहले नहीं है. नंबर टू, पीपीटी में सिर्फ पॉइंटर्स होंगे. अब कोई भी हम मेरे प्रेजेंटेशन देखते हो, हाँ देयर इज देखा जाएगा तो ये सिर्फ पॉइंट्स है उसमें, पर डिस्कशन जो स्लाइड के साथ होता है, स्लाइड के साथ होता है वो नहीं होता है. इसके लिए फिर एक दो बार लोग पीपीटी मिलने के बाद फिर उनको पता चला कि भाई इनका लेक्चर तो अटेंड करना चाहिए, बिकॉज वो पीपीटी के साथ क्या बोलते हैं वो हमको सुनना है, पीपीटी तो हम नहीं चाहेंगे. ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो युवा हैं, जो आपके जो जनरेशन है, जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि सभी के रोल मॉडल होते हैं, जैसे आपने अपने अचीवमेंट्स बताए, अपना स्ट्रगल बताया, तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं. फिर आप पर्सनली डोंट फील कि आई एम ग्रेट, बट अगर कुछ ये इंस्पिरेशन लेना है तो मैं एक जरूर बोल सकता हूँ कि कोई भी फील्ड में जाओ तो एजुकेशन के थ्रू आपको एक डिग्री मिलेगी जो भी है, तो एक टाइम आएगा कि भाई मुझे अभी जॉब लेना है या मुझे तरक्की करनी है या मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है. तभी क्या आएगा कि किसी के जैसे काफ़ी लोग वही क्वालिफिकेशन से हैं, तो आप अपने कंपटीशन से सेपरेट कैसे कर सकते हो, वो हमेशा बैक ऑफ माइंड चाहिए. एंड एक बार मैं डायरेक्ट अभी ओपनली बोलता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन एंड 99% इज नॉट सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स. अगर मेरे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट 70% का है पर मेरा एप्लीकेशन का ओरिएंट है, तो 99% वाले को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा एप्लीकेशन. तो अगर उस हिसाब से करो कि भाई कल मुझे माय सीवी जो है या रेज्यूमे जो है एक जॉब के लिए या प्रमोशन के व्हाटएवर, हाउ विल आई सेपरेट माय सेल्फ फ्रॉम माय कॉम्पिटिशन व्हिच विल बी माय आइडेंटिटी. अगर वो आप कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो नॉट ओनली आपकी डेवलपमेंट होगी, बिकॉज एवरी टाइम यू विल डू दैट. बाद में उल्टा होगा कि लोग आपको देखते हैं, दे विल ट्राई टू फाइंड यू, वो आपको करने आएंगे कि ढूंढने आएंगे कि ये आदमी कौन है और ये औरत कौन है, हु इज दिस पर्सन व्हिच आई वांट. वो पोजीशन में आना चाहिए. बिल्कुल सही कहा सर आपने कि पढ़ने के साथ अगर एप्लीकेशन की ज्ञान है तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे. अगर आपको खाली फैक्चुअल नॉलेज है तो थोड़ा मुश्किल है कि आप बाकी से अलग हो, फिर तो आप यूटिलाइज करें. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि असफलताओं को सफलता में कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि
कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको लाइफ में फेलियर ना मिला हो। अभी ये थोड़ा ये बॉलीवुड का जैसा स्टेटमेंट लगेगा, पर देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। अगर आप कोट अनकोट की आपके एक स्टडी फेल हो गए, क्यों? बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव था आपको मिला नहीं, और उसमें बहुत कुछ चीज़ें मिली, बहुत कुछ चीज़ें मिली। फर्स्ट कि ये चीज़ें करने के बाद ये नहीं होता है, बिगेस्ट आई मीन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि भाई ऐसा करो तो ये नहीं आए, ये एक्चुअली पॉजिटिव थिंकिंग। और कितनी बार मास्टर्स को बोलता हूँ, जब भी यूएस में मास्टर्स लेवल और एमएस डिग्री सेपरेटेड फ्रॉम पीएचडी, वेयर एमएस डिग्री यू कैन हैव अ रिजल्ट व्हिच इज फेलिंग एंड स्टिल यू विल गेट अ मास्टर्स डिग्री। क्यों? बिकॉज दैट इज अ positive contribution to the scientific discipline or field, because बाकी के लोगों को पता चले कि ये ट्रैक जाओ तो नहीं आएगा, so it is actually positive. Once you do that, असफलता हुई नहीं ना, सफलता ही हुई। मैंने सुना नहीं था इसके बारे में। सफलता ही हुई। अब पहले तो मैंने बोला है कि भाई लुक बैक एंड सी कि सफलता जो सेकंड एस्पेक्ट है, तो उसमें मैंने क्या किया जिसमें मुझे सफलता मिली। अभी आप देखो, जस्ट रैंडम एग्जाम्पल दे, इतने वीडियोज आते हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि देखो ये 50 बरस की सक्सेसफुल मैरिज है, उनका ये उनका वो है, उनका वो है, इन्होंने आइंस्टाइन ने इतने संशोधन लगाए, तो किस पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ये कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो दे आर लुकिंग एट द सक्सेसेस ऑफ अदर्स एंड एनालाइजिंग द सक्सेस। हम कभी नहीं बोलते कि ओ एडिसन ने, उसका स्टेटमेंट है quote unquote, he said I failed 100 times before the bulb ultimately got lit। वो कोई नहीं सुनता है और वो कोई नहीं ये बात करता है यार, they will concentrate on oh Einstein, sorry Edison is the one जिसने light bulb किया। So you are analyzing the success, you are not analyzing। So वो सफलता जो है वो भी एनालाइज करना सीखो, उसमें प्राइड नहीं है, उसमें गर्व नहीं है। You have to make sure yourself, आप गर्व नहीं लो कि मैं तो सब मेरे 50% पॉजिटिव है, ऐसा नहीं लो, पर उसमें से सीखें। हाँ, माइकल फेल्प्स ने मेरी बात कही। सर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग पे आपकी क्या थॉट है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बस सोचते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री होगी ना, अब पढ़ने की जरूरत नहीं। इतने लोग बड़े लोग बोल के गए कि भाई लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यू आर स्टिल स्टूडेंट, वो सब कितने इयर्स वाले भी बोलते हैं कि आई एम स्टिल लर्निंग, तो वो है ही। पर वो कॉन्शियसली हमको ये करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, इन्वाइट करना चाहिए, हमारे कॉन्शियसली हमको अंदर लेना चाहिए कि भाई हाँ मुझे सक्सेसेस मिलते जाएंगे और मिलते रहे हैं, लेकिन इससे भी और ज़्यादा है हमें, इससे भी आगे जाना, क्योंकि वन थिंग इज ऑलवेज सर्टन इज चेंज, तो पता है, पर द वर्स्ट इज यू डोंट चेंज विद द चेंज। यू थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी सैचुरेटेड एंड आई एम ऑलरेडी टॉप, उसके आगे क्या है, फिर बाद में पता चल जाता है 5 वर्ष के बाद कि अरे ये तो और कुछ कर सकते हैं। एक कभी ना नहीं जनरल एडवाइस कि आपके सक्सेसेस पे दूसरे बिल्ड करने वाले हैं, जिनको और सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छी बात। तो उनका तो इंक्रीमेंटल लर्निंग हो गया, हम क्यों पीछे रह गए? ये हमको पता है, हमको दिमाग लगा कि हम सबसे ये satisfied कि we have done all that can be done. No, but what you have done becomes the basis for somebody else to get forward. Agree. वो
अच्छा सर, ऐसा कौन सी घटना थी या किसने आपको प्रेरित करा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फील्ड में काम करना? दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि पैटेंटिंग वगैरह यूएस में काफ़ी कॉमन है रिसर्च में, वो डिस्कशन में रिसर्च में वो काफ़ी होते रहता है। मेरा जो मुझे जो एक कंपनी ने इनवाइट किया कि हमको एक लेक्चर, क्योंकि जो वॉटर टेक्नोलॉजी आई वाज एक्सपर्ट तो उसके लिए हमको तो दे दिया मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर वो टिपिकल जो होता है कि मीटिंग होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट सॉरी ये प्रोडक्ट है जो अभी फंसा हुआ है, क्योंकि हमारा उसको दूसरे कंपनी ने उसको किया फॉर कॉपी, किसी को बोले तो आप जरा देख सकते हो क्या इसका जनरली पता है क्या है, एग्जैक्टली क्या है। तो उन्होंने मेरे सामने पैटर्न मेरे पैटर्न के सामने वो पैटर्न उन्होंने कहा कि ये ले, तो दैट वाज आल्सो ओके, बट द एक्साइटिंग पार्ट वाज उन्होंने क्लेम से एक टर्म निकाला व्हिच वाज अबाउट 6-7 वर्ड्स, फ्रेज नहीं था। तो उन्होंने कहा रिसर्च डायरेक्टर आईटी लॉयर ने कहा कि भाई इसका आप मीनिंग बोल सकते हो क्या आपका। तो मैंने बोल दिया कि भाई इसके मेरे हिसाब से तो साइंटिफिक मीनिंग है। देन उसने उन्होंने पूछा कि भाई क्यों वो पूछती है, एंड देन दे सेड इसके लिए आपको प्रूफ है क्या? हाँ, आई कैन गिव यू। देन उन्होंने कहा कि अगर ये प्रूफ इसमें पैटर्न नहीं है तो आपको आपका ओपिनियन चेंज होगा। ऐसे नहीं, मैं तो बिना देखा मैं वो बड़े मेरे सामने था, आपने सिर्फ ये रखा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नो आई विल नॉट चेंज द ओपिनियन, अगर ऐसा है या दैट ओपन माय आईज कि भाई एक टर्म कैसे अलग अलग तरीके से निकाल जाती है एंड द वे इट वाज रिटन, वो ड्राफ्टिंग का एक्सपर्टीज है कि भाई जो पुरानी चीज़ है वही पे इन्वेंशन कैसे ला सकते हैं, बट जस्ट फ्रेजिंग इट करेक्टली। ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें एप्लीकेशन भी है, दिमाग भी चल पड़ रहा है, साइंटिफिकली डिपेंडेंट है, टेक्निकली वैलिड है, एंड अभी लीगल वैलिड हो जाएगा तो ये पांचों 5 एलिमेंट्स का जो है रिक्वायरमेंट है, दैट्स काइंड ऑफ लीगल उससे फिर दैट वाज इन 1999 माय फर्स्ट केस। वाह, अभी 84 केसेस हो गए। अच्छा सर, आप बहुत सारे लोगों से मिले हैं, तो आप किसको मतलब अपने लिए इंस्पिरेशन मानते हैं, जिसने आपको मोटिवेट किया अपनी लाइफ चलते हैं? वाइफ को छोड़िए। यस सर। Yeah, sure. पर्सनल रिलेशनशिप में बोला देखा तो जो मैंने मेरे फर्स्ट बुक डेडिकेट किया माय ग्रैंडमदर। ओके। बिकॉज माय ग्रैंडमदर जो चौथी क्लास में से एंड पर उनका चलन वे शी प्रोवाइडेड एक्टेड ऑल ऑफ इट वाज टीचिंग थ्रू एक्चुअल एग्जाम्पल। उसमें कोई ऐसे ये पढ़ो उनका जो ये था उससे प्रेरित ऐसे लगे दैट वाज माय पर्सनल साइड। अब तो प्रोफेशनल साइड देखा जाएगा तो हमारे एक प्रोफेसर थे
my PhD, one of the programs was not my immediate guide, but जिनके साथ मेरा पहला publication हुआ, which became the milestone publication, जिसमें से नया way of looking at the aspect ideas and experience. तो उनके साथ बैठने के बाद that came out, but तो आइडिया को हमने डिस्कशन में मैंने मेरा जो नेचर है क्वेश्चन कि ऐसा क्या है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप बातें करेंगे, तो हम बात करते करते गए, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो पब्लिशेबल मटीरियल है, तो उसके बारे में आप क्या पहला तो एक्साइटमेंट लगती है वो प्रोफेसर स्पीकिंग ये पब्लिश हो सकता है, वो हो गया। लेकिन वो लिखने के टाइम में कांस्टेंट एनकरेजमेंट कि ये ऐसा लिखो, ऐसा देन अल्टीमेटली जब मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट करके पब्लिश हो गया, आई वाज द फर्स्ट ऑथर, इवन ही वाज द लास्ट ऑथर, दो ही होते थे। तो ये इंडिया में दिखाई नहीं पड़ता और वो मैं अभी भी इन ऑल माय करियर इवन आई एम ऑलवेज द लास्ट ऑथर, जबकि मुझे पता है इंडिया में व्हाटएवर। सो दैट वाज इंडिविजुअल देखा जाए। अगर ऑन इंटरनेशनल फ्रंट और वर्ल्ड फ्रंट में देखा जाएगा तो इट इज अगेन नॉट अ बॉलीवुड थिंग। I personally have met Abdul Kalam. I have personally met and flown on a 14-hour flight with Netaji. Then I have personally flown with the Dennis Star, 11 Grand Slam. And some big Bollywood actors who जाना नहीं करते, but Ratan Tata is someone who I miss today even more because it is a recent. He may not even remember, but that on a world front, that makes a big impact. Incidentally, I have met 4 Nobel laureates, 2 for Nobel laureates for peace in Poland. They were the ones for peace prize who were the inventors of atomic bombs. Because I personally met them. तो वैसा देखा जाएगा तो वर्ल्ड फ्रंट में इंस्पिरेशन और अल्टीमेटली आ जाता है कि भाई रतन टाटा स्टैंड्स आउट, बाकी तो एवरीबॉडी है फॉर मी है सर। हम सभी के लिए रतन टाटा आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप खुद को थका हुआ निराश महसूस करते तो क्या करते हैं? कुछ को पंच करना शुरू करते हैं, कुछ नाचने लगते हैं, कुछ गाने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं उस फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए? कभी सोचा नहीं है वैसे, क्योंकि आई डू रीड अ लॉट, तो मुझे ऐसा क्या I have had many instances where things have not gone the way or failures have happened. These are very expensive failures and so on. First thing I do is I set it aside for time. क्या होता है I believe कि अगर उसी के ऊपर मंडराते रहो तो चीज़ ज़्यादा खराब है, मे नॉट बी दैट। तो जो यूएस में होते हैं जनरल स्टेटमेंट है कि स्लीप ओवर इट फॉर ओवरनाइट एंड थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो उस हिसाब से
क्योंकि जो चीज़ खराब हुई है वो इंस्टेंटली आपको 1000 लाइन देखने में वो चेंज तो होने नहीं वाली है, और इंस्टेंट आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलने वाला है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब इतना कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड होता है तो सोल्यूशन नहीं आता। सो फर्स्ट थिंग आई डू इज आई सेड ओके ये इसको जरा बंद, and then look at things which is totally different, totally different। और मुझे वो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि इतने कॉलेज चालू हो रहे थे। So let's say okay, well ये अभी देखते हैं इसका क्या है, and then we'll come back to this because things are not going to change overnight or even next year। And then you will not believe कि वापस आने के बाद लगता है हाँ इतना तो खराब नहीं था। I agree. Yes. पॉजिटिव आउटलुक तो होना ही चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन में जाओगे तो देन इट लीड्स टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस व्हिच इज नॉट वन लाइक Thank you, sir. एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है मैं जितने गेस्ट होंगे सभी से पूछूंगा, वो ये है मेल और फीमेल कि आपकी जो सफलता है और लाइफ है उसमें आपकी जो वाइफ है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या रोल रहा है? क्योंकि बहुत उनकी मेहनत होती है, लोग अक्सर उसको ध्यान नहीं देते हैं, वो जो स्ट्रगल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर आपकी जो राय है आप बताएं। Yeah, we had a love marriage. Yeah, also in the last year, we had a love year guys. But in the last means, Sunita is Punjabi and I am of Maharashtrian. But key part is both of us were students in US. I was doing my PhD, she came to do her master। जब टाइम में से 3 बरस के बाद हमने डिसाइड किया बट की वाज शी स्टार्टेड टू रियलाइज कि व्हाट माय गोल्स आर ऑन फैमिली फ्रेंड प्रोफेशनल होता है तो वन एस्पेक्ट इज पर्सनल, वन एस्पेक्ट इज प्रोफेशनल सक्सेस हो गया अचीवमेंट। तो शी was she said, well, what you want to do is something different than what normally one goes to do। और हमारे यूएस में तो टिपिकल आप सबको पता है कि वो पहले वो इमिग्रेशन का एक प्रोसीजर होता है। But that was not an objective as such, that was a kind of a requirement। Yes. तो she said कि भाई she will not stand in the way of what I want to do, but at the same time she said, make no mistake, I will tell you what could be the problem with everything। So that had to be positivity, okay ये भी हो सकता है। So that I think was the biggest, even today because अभी जो मैं almost alternate months I am here। जो ये दे दिया है, जो दे दिया है to enhance IT awareness sector as a part of service, giving back to the country। तो she said कि हाँ वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये याद रखो कि एक आपका एज अलग है। She said that, and second she said is कि particularly she comes from north, I come from south, so she said कि आप जब ये करोगे जब करोगे तब हर एक टाइम एनवायरनमेंट अलग होगी, तो डोंट अप्लाई द सेम I mean the same frame to all circumstances, be flexible। And then she said then whatever we do is fine। तो उससे फ्रस्ट्रेट ना हो कि भाई आप देखो तमिलनाडु में ऐसा है, छत्तीसगढ़ में ऐसा है, आसाम में ऐसा है, अभी जस्ट सिक्किम हो गया, टोटली डिफरेंट कल्चर, टोटली डिफरेंट वे।
not that you are inflexible person, but try to approach it as okay, this is what it is, and still how to go forward. So, work contribution is something which is very significant because it is very easy to get dejected and नहीं हो सकता है मुझे छोड़ो. That she never said. क्योंकि वाइफ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको जानती है और जो काम कोई नहीं करेगा आपकी अच्छाई बुराई बताने का और एक रास्ता दिखाने का जिससे आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें. ऐसे सब कोई किताब है कोई व्यक्ति के बारे में आपने बता दिया किताब जिसने आपके थॉट प्रोसेस पे एक बड़ा इम्पैक्ट रखा हो. This is a very unusual book. People will probably not know, but I think you should. काफी मैंने पढ़ाई I read a lot of articles and right from जब कॉलेज में था तब how to make an influence friends से वहाँ से काफी पढ़े हो. Lot to read also. Yes, sir. But the one that made maximum impact is a book which is known as Tatayan, Okay. which people don't know. Yeah. Tatayan जैसे वो गांधीयन है, Yes, sir. जैसे वो Tatayan book है. उसमें what he has, that is kind of a biography written by but उसमें key part is one is how he overcame obstacles, which is fine, normal thing. So कोई biography. Yes, sir. That is not the important. The important part there is how to generate wealth. And wealth is not just material dollars. How to generate wealth, which is people wealth, communication, personal relations. Personal relation. Plus, yes, of course, economic wealth. Without getting, without embarking on how to make the money. How to essentially make a clean, legal, absolutely validated as well as no illegal steps. करके तो generate, and that will go beyond just making dollars in sense, but personal relationship, because there is a chapter on how Tata was insulted by Jaguar General Motors. And it was not with vengeance. by 6 years, 7 years, I think later, Tata bought Jaguar. And अगर वो without this background कि भाई ये this is a economic range and all, वैसा हम बोल रहे हैं, कभी नहीं बोल रहे. If you read that segment of that book, you come to know भाई how to overcome adversity over here. But second is how to generate this personal relationships and how to generate this economic then overall development, maybe you will always be very well respected. कई बार आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे तो नैनो का देखो क्या but then read the chapter on that one. और ये नैनो ही थी जिसने जैगवार को टेक ओवर कराया है. अभी जो चल रहा है, I don't know whether people know this, but this is the first year TCS has downgraded their targets. Why? Because last 2 years ago, when Tata bought Air India, they also acquired tremendous losses which they acquired through this acquisition.
So now इधर एयर इंडिया को भी ऊपर लाना है. They have placed an order for 400 Boeing commercial jets in 2020. तो दिख रहा है. At the same time, TCS is top number one. So now you have to balance that. So first time they have consciously reduced the targets so that this will slowly come up, and then more Tata will come up to positive. कोई भी दूसरा ले लो competition में, they are not going to talk about the needs. Everyone has increased their targets by at least 15%. It's not. ये conscious decision लेना कि we can do it because Tata is not TCS is the one. Yes, sir. We will not go that road, we will reduce it, and then because हमारा जो acquisition है, which is like a next second maybe, Yes. we have to let it go. Yeah. That is foresight. What is it? Yeah. भविष्य में किस नई योजना प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं? भविष्य में फ्यूचर आपको कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें काम करना पसंद करेंगे? दो चीज़ें हैं एक्चुअली. ये तो मिशन तो चालू है हमारा, जिसमें तो IPR अवेयरनेस इन द कंट्री, जो इट हैज to go beyond scientific disciplines across beyond boundaries of nationwide state boundaries. दूसरी चीज़ जो है, ये जो वर्ल्ड फोरम जो है, and yeah, I'm not going to go into the uprooting poverty and all those of statements. If you look at the world today, all the academic programs are, particularly Western countries, are becoming right from elementary school, they are becoming applicative. Meaning 4 वर्ष का बच्चा जब फर्स्ट ग्रेड में जाता है, they are asked to do projects. तो वो मॉडल वर्ल्ड वाइड है. So continuing on that, जो worldwide that has to happen, then only there will be progress worldwide. Otherwise, तो differentiation और समानता जो बोलते हैं economic, the root cause is that I believe through education, and that education only when it is application oriented right from the beginning itself, children will grow with that ability to grow, breeding grow. Then the world will prosper. Otherwise, ये असमानता बढ़ती है. लास्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार विज्ञान और शिक्षा का आने वाले समय में समाज को कैसे रूपांतरित करेगा? एजुकेशन और साइंस. Education, I believe, will be the key. Science is always the secondary key. Because अब कोई भी देखो, science तो existence था, gravity was there, but nobody knew. पर वो एजुकेशन से पता चला कि भाई ओ ये इसको हम ग्रेविटी बोल सकते हैं. सो एजुकेशन हैज टू बी नंबर. साइंस एंड ऑल विल डेवलप, वो तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है. तो वो तो फैक्चुअल बेस के बाद आप एक स्टोरी को घर बनाओ, फिर उसके ऊपर 2 स्टोरी बनाओ, 3 स्टोरी, 4 स्टोरी, ठीक है, स्काईस्क्रेपर बनता है. तो फाउंडेशन एजुकेशन. So I believe education that is the answer. Thank you so much sir for your valuable time. और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको गाइड करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मैसेज है उन तक पहुँचेगा और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे. और यही हमारा देश है. आप जहाँ हैं वहाँ ना रहें और यहाँ से बिलीव लें और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको अचीव करें. थैंक यू सो मच सर.